नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स, क्लास नाइन्थ के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, जिसमें जो कि है पीपल एज रिसोर्स, यानी कि लोगों का किस तरीके से जो लोग हैं वो किसी भी कंट्री का रिसोर्स की तरह यूज किए जा सकते हैं, यानी वो भी एक रिसोर्स कैसे हो सकते हैं। जैसे हम लोग तो अभी तक नेचुरल रिसोर्स का यूज करते थे, अब लोग जो हैं वहाँ के, उसको कैसे हम रिसोर्स समझ सकते हैं और कैसे उस रिसोर्स को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पीपल एज रिसोर्स और क्या क्या एफर्ट लगाएंगे कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो किसी भी कंट्री के लिए पूंजी साबित हो, ना कि वो कंट्री पे बोझ बने। तो पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल होता है, और जब हम उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ह्यूमन कैपिटल जो है वो आगे बढ़ करके आता है। तो जैसे किस किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट हम उसमें करेंगे, तो एजुकेशन का, ट्रेनिंग का और मेडिकल केयर का। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक तरीके से स्टॉक है स्किल का, यानी बहुत सारे गुण हैं उनमें, बहुत सारे स्किल है और प्रोडक्टिव नॉलेज है उनके अंदर, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल में। तो पीपल एज ए रिसोर्स एक तरीका है जिसमें कि किसी भी कंट्री के वर्किंग पीपल को हम किस तरीके से प्रोडक्टिव स्किल और उसके एबिलिटी के तौर पे हम उसको देखें। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अपना जो पॉपुलेशन है उसको देखेंगे प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स में, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करता है, अपने एबिलिटी को कंट्रीब्यूट करके और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का क्रिएशन करता है, उसको बनाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को। और इसी तरीके से जो रिसोर्स पॉपुलेशन जो है वो भी एक तरीके से रिसोर्स है, और उस रिसोर्स को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। और ये पॉजिटिव साइड है किसी भी लार्ज पॉपुलेशन का, यानी कोई भी कंट्री जिसका लार्ज पॉपुलेशन हो उसका पॉजिटिव साइड है वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स। और जब हम इसको देखेंगे तो इसके निगेटिव साइड को हम लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि निगेटिव साइड होता क्या है कि अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो अगर प्रॉब्लम मतलब जो जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ होगा क्या कि पॉपुलेशन के कारण फूड नहीं मिल पाएगा, फूड का फैसिलिटीज और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़, तो उसको हमें नहीं देखना है। और कंसीडर करना है कि उनको हम क्या करें कि पॉपुलेशन को प्रोवाइड कराएं फूड, एजुकेशन और एक उनको और प्रोवाइड कराएं हेल्थ फैसिलिटीज़, ताकि वो हमारे लिए एक अच्छा रिसोर्स, स्किल्ड रिसोर्स बन करके तैयार हो। और ह्यूमन रिसोर्स को अगर और आगे डेवलप करना है तो उसे अधिक एजुकेटेड बनाना पड़ेगा, उसे हेल्दी बनाना पड़ेगा, तभी हम इसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे, यानी ह्यूमन कैपिटल का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि प्रोडक्टिव पावर, मतलब किसी भी कंट्री का जो प्रोडक्टिव पावर है उसमें वो योगदान देगा। और जिस तरीके से फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसी तरीके से जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी फॉर्म होगा और वो कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान देगा। तो अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं किस तरीके से, तो एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर में, तो उसके रिटर्न में भी हमें मिलेगा। तो वो रिटर्न क्या मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। तो इसको देखा जाए अगर डायरेक्टली, तो हायर इनकम अर्न होगा, अगर लोग ज़्यादा स्किल्ड रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे तो ज़्यादा इनकम मिलेगा। और मोर एजुकेटेड अगर रहेंगे, बेटर ट्रेंड पर्सन रहेंगे, तो उससे हायर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और लोग जो हैं वो हेल्दियर भी होंगे। तो अब है क्या कि इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो ड्रामेटिकली एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जो नॉलेज है वो फॉर्म करके, मतलब नॉलेज का यूज करके हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में सुधार किए, और जिसके कारण बहुत सारे जो भूमि थी, मतलब जहाँ पे लैंड रिसोर्सेज की कमी थी, वहाँ प्रोडक्टिविटी हुआ। और इंडिया का आईटी रेवोल्यूशन यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन भी इसका ही एक एग्जाम्पल है, जहाँ ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और हायर पोजीशन उसका हुआ किसके कंपेरिजन में, तो बाकी दूसरे रिसोर्सेज से ह्यूमन कैपिटल जो है वो ह्यूमन रिसोर्स वो आगे बढ़ा, जैसे कि मटेरियल, प्लांट और मशीनरी से ह्यूमन कैपिटल जो है वो आगे आया। तो यहां कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, इज इट लाइक लैंड और लेबर, तो इट इज मोर देन दैट, मतलब उससे भी अधिक। तो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, इज इट लाइक रुपी, पैसे और डॉलर, तो इट इज मोर देन दैट, यानी ह्यूमन कैपिटल जो है वो रुपया पैसा से भी बढ़कर है, लैंड और लेबर से भी बढ़कर है। तो अब हम देखेंगे कि केवल मोर एजुकेटेड जो लोग हैं और हेल्दियर पीपल जो हैं उनका हायर इनकम ही नहीं होता है, बल्कि
के कारण जो उनका सोसाइटी है उसे भी इनडायरेक्ट तरीके से बहुत सारा फायदा होता है, क्योंकि अगर अधिक एजुकेटेड लोग रहेंगे, हेल्दियर पॉपुलेशन होगा, तो वो सबके बीच में वो भावना बढ़ेगा कि हाँ हम भी अपने आने वाले जो जनरेशन है उसको एजुकेट करें, उनको हेल्दी बनाएं। और डायरेक्टली मतलब नॉट डायरेक्टली मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं, और क्या होगा कि हेल्थ केयर भी मिलेगा बाकी आने वाले जो लोग हैं उनको। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक अगर बोला जाए कि सुपेरियर है दूसरे रिसोर्सेज से, यानी दूसरे रिसोर्सेज से वो बढ़कर है, लैंड हो गया और फिजिकल कैपिटल से। ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका यूज हम लोग कर सकते हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज ही लैंड और कैपिटल का यूज कर सकते हैं। लैंड और कैपिटल जो है वो खुद से खुद का यूज नहीं कर सकता है, यानी जब तक ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा तब तक हम बाकी दूसरे रिसोर्स का यूज कर ही नहीं सकते हैं। और बहुत दशकों से इंडिया में मेनी डिकेड से जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको क्या समझा जा रहा था कि उसको समझा जा रहा था कि वो बोझ है एक तरीके से, जबकि उसे पूंजी नहीं समझा जा रहा था, उसे समझा जा रहा था कि बोझ है। लेकिन अब क्या हुआ कि लार्ज पॉपुलेशन जो है वो बोझ नहीं रहा इकोनॉमी के लिए, वो बोझ नहीं रहा और वो टर्न हो गया है प्रोडक्टिव में, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल में, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उन रिसोर्सेज पे हम खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन दे करके या फिर उनको हेल्थ दे करके, उनको स्वस्थ बना करके, उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे रहे हैं, एग्रीकल्चर वर्कर को हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च का यूज करके वो लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो अब वो बर्डन नहीं रहे। तो दो केस है जिससे कि हम और अधिक समझेंगे कि किस तरीके से हम मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को। तो स्टोरी है यहाँ पे शकल का। तो दो फ्रेंड थे विलास और शकल, वो एक ही गांव में रहते थे, गांव का नाम था सीमापुर। शकल जो था वो 12 साल का लड़का था, उसकी माँ शीला घरेलू कामकाज को देखती थी, उसके पिता बुट्टा चौधरी खेतों में काम करते थे। शकल जो था वो अपनी माँ की मदद करता था घरेलू कामों में, और अपने भाई बहन जो उसके छोटे भाई बहन थे जीतू और सिस्टर सीतू, उनका भी वो ख्याल रखता था। उसके अंकल जो श्याम थे उन्होंने मैट्रिक का एग्जामिनेशन पास कर लिया था, लेकिन अभी भी घर में वो बैठे हुए थे, मतलब उनको कोई जॉब नहीं था। बुट्टा और शीला जो थे वो बहुत ही उनका इच्छा था कि शकल को पढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने फोर्स किया शकल को कि वो गांव के स्कूल में जाए और स्कूल को ज्वाइन करे। और वो स्टार्ट कर दिया अपना स्टडी, और पढ़ते पढ़ते वो जल्दी ही अपना हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसके पिता चाहते थे कि उसका जो स्टडी है वो जारी रहे, इसलिए उन्होंने लोन लिया और शकल को वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर की शिक्षा दिलाई। शकल जो था वो बहुत ही मेधावी छात्र था और पढ़ाई में शुरुआत से ही वो बहुत ही रुचि लेता था। तो इस रुचि के कारण हुआ क्या कि वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से अपना कोर्स जो था वो कंप्लीट कर लिया, और कुछ समय बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गया। अब वो था कि एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करता था। अब सॉफ्टवेयर जो था उसका वो हेल्प किया उसके कंपनी के सेल को बढ़ाने में, और उसका बॉस जो थे वो बहुत खुश हुए और उसको रिवार्ड में प्रमोशन भी मिला। अब दूसरा कहानी जो है वो उसके दोस्त का है, जो कि जिसका नाम है विलास। विलास जो था वो 11 ईयर ओल्ड बॉय था, वो भी उसी गांव में रहता था जिसमें शकल। विलास के पिता महेश वो एक मछुआरे थे, और वो जब 2 साल का ही था विलास तो वो चल बसे। उसकी माँ गीता मछलियाँ बेचा करती थी और उसी से पैसे कमाती थी और अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। वो मछली जाती थी और लैंड ऑनर का जो तालाब था वहाँ से मछली लाती थी, और नज़दीक के जो मंडी था वहाँ पे ले जा करके उन मछलियों को बेचती थी। वो कभी मतलब मुश्किल से 150 रुपया पर डे मछलियों को बेच करके कमा पाती थी। विलास जो था वो अर्थराइटिस का पेशेंट था, और उसकी माँ इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि उसको डॉक्टर के पास ले जाए, तो इसलिए वह स्कूल भी नहीं जा पाया और वो इंटरेस्टेड भी नहीं था स्टडीज में। वो अपनी माँ का ही मदद करता था खाना बनाने में, और उसके बाद अपना छोटा भाई मोहन का वो ख्याल रखता था। कुछ दिनों बाद उसकी माँ जो थी वो बहुत बीमार हो गई और कोई भी उनका ख्याल रखने वाला नहीं था, उनके फैमिली को सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था। तो विलास भी क्या हुआ कि अब उसको भी मछलियाँ बेचना पड़ रहा था। उसी गांव में वो जाता था और मछलियाँ बेचता था। तो वो अपनी माँ के जैसे ही अब इनकम में रह गया, मतलब उसकी माँ जितना कमाती थी अब इसको भी वही कमाई होने लगा, उससे ज़्यादा ये नहीं कमाता था। अब
दो जो स्टडी पढ़े हम लोग, एक विलास का और दूसरा शकल का, तो हम लोगों ने देखा कि शकल जो था वो स्कूल जाता था लेकिन विलास नहीं जाता था। शकल जो था वो फिजिकली स्ट्रांग था, हेल्दी था, लेकिन जो शकल था उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत थी। वो अर्थराइटिस का पेशेंट था, उसके पास लेकिन उसके पास साधन नहीं थे कि वो डॉक्टर के पास जा पाए। और शकल जो था वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री लिया, तो शकल को एक प्राइवेट जॉब मिल गया। और विलास जो था वो अपनी माँ का ही जो काम था उसी में लगा रहा और वो अपनी माँ के जितना ही इनकम कर पाता था। लेकिन शकल का अगर केस देखा जाए तो बहुत साल बाद यानी एजुकेशन क्या किया कि उसको क्वालिटी लेबर बनाया, मतलब कि कुछ गुण वाला वो लेबर बन गया। और जिससे हुआ क्या कि उसका टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ गया और टोटल प्रोडक्टिविटी के कारण उसका इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ा। और जिसके कारण हुआ क्या कि उसके इंडिविजुअल के साथ साथ उसका सैलरी भी बढ़ा और कुछ उसके जो चॉइस थे वो भी बढ़े। और अगर विलास का केस देखा जाए तो उसने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका और ना ही हेल्थ केयर लिया अपने शुरुआती जीवन के समय में, और इसलिए वो अपना जीवन अपनी माँ के जैसा ही मछलियाँ बेच करके बिता रहा है। और वो सेम सैलरी जैसे अनस्किल्ड लेबर को मिलता है, यानी कि जो जिनको पास कोई कौशल नहीं रहता है उनको जिस तरीके का मिलता है वैसा ही वेतन उससे भी मिल रहा है, मतलब वो वैसा ही पैसा कमा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट हुआ ह्यूमन रिसोर्स में, किस तरीके से एजुकेशन और मेडिकल केयर में, जिसके कारण हाई रेट्स ऑफ रिटर्न प्राप्त हुआ फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिटर्न प्राप्त हुआ जब इन्वेस्ट हुआ एजुकेशन और मेडिकल। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है लोगों में वो सेम उसी तरीके का इन्वेस्टमेंट है जैसा कि लैंड और कैपिटल के क्षेत्र में किया जाता है। तो एक बच्चा भी जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके एजुकेशन में, उसके स्वास्थ्य में, और आगे चल करके उसका क्या होता है कि हाई रिटर्न प्राप्त होता है और हायर अर्निंग होता है, ग्रेटर कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में, यानी सोसाइटी में भी उसका योगदान बढ़ता है। तो जो भी एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने बच्चों के शिक्षा पे खर्च किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात का ध्यान रहता है कि एजुकेशन का कितना महत्व है, और वो इस बात को लेकर के भी कॉन्शियस रहते हैं कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन भी मिले, यानी साफ सफाई रहे और पोषक तत्व भी मिलते रहे। और इस कारण से वो अपने बच्चों का एजुकेशन में, मतलब स्कूल में क्या चीज़ ज़रूरत है या फिर गुड हेल्थ के लिए क्या ज़रूरत है, उसका हमेशा ध्यान देते रहते हैं। तो एक वाइट्रियस साइकिल जो है वो क्या क्रिएट किया, तो इस सब चीज़ों को क्रिएशन किया, इनकी जो सोसाइटी है उसका वो बढ़ा। और जबकि इसके अपोजिट देखा जाए तो विस्कस साइकिल जो है वो डिसएडवांटेज पेरेंट्स क्रिएट किया, जो कि खुद अनएजुकेटेड थे, जिनके अंदर मतलब जिनके पास हाइजीन की कमी थी, और उनके बच्चे भी उसी तरीके के रह गए। अब कुछ देश है जैसे कि कंट्री जापान जैसा, वो क्या करता है कि अपने ह्यूमन रिसोर्स में ही इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। वो नेचुरल रिसोर्स करता क्या है, अपने कंट्री की ज़रूरत पूरा करने के लिए दूसरे देश से इंपोर्ट करता है। तो किस तरीके से ये जो कंट्री है कैसे ये रिच और डेवलप्ड हुआ जब इसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो और किस तरीके से ये जो है वो अपने, तो ये करता क्या है कि अपने लोगों में इन्वेस्ट करता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। तो यहाँ के जो लोग हैं वो एफिशिएंट रिसोर्स हैं दूसरे रिसोर्सेज के कंपैरिजन में, लैंड और कैपिटल के कंपैरिजन में ये बहुत ही प्रभावशाली रिसोर्स हैं। और इफिशिएंटली ये करते क्या है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ के जो लोग हैं वो रिच और डेवलप्ड हो गए हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के द्वारा क्या क्या आर्थिक कार्य किए जाते हैं जिससे कि अर्निंग होता है। तो विलास और शकल का देखा जाए तो ये उसी तरीके से बहुत सारे लोग अलग अलग क्रियाकलापों में जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें विलास का तो वो क्या करता है कि मछली बेचता है, जबकि शकल जो है वो एक कंपनी में काम करता है, एक फर्म में। और बहुत सारे एक्टिविटीज जो हैं इसी तरीके से। तो इन एक्टिविटीज को हम लोग 3 मेन सेक्टर्स में क्लासिफाइड कर दी हैं अलग अलग। पहला जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में आता क्या है तो एग्रीकल्चर आ गया यानी कृषि, उसके बाद फॉरेस्ट्री यानी कि अगर पेड़ पौधा अगर लगा रहे हैं वो, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो जानवरों का पालन करते हैं, जानवर पोसते हैं, उसके बाद फिशिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, माइनिंग और क्वेरिंग, ये सब जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसमें
होता क्या है कि जो भी प्राइमरी सेक्टर आया उसको हम लोग मैन्युफैक्चर कर देंगे, मतलब कोई सामान बना देंगे। उसके बाद जो आया वो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एटसेट्रा। यानी कि ये सब जो सेक्टर हैं इनको टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है, जो कि सेवा केवल प्रदान करता है, ना ही कोई चीज प्रोड्यूस करता है और ना ही कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है। तो ये सब जो है हमारे टर्शियरी सेक्टर हैं, और इन एक्टिविटीज का रिजल्ट ही है कि जो भी गुड्स है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो भी सेवा है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। जो हम लोग सेवा देते हैं, जैसे कि टीचिंग भी एक तरीके का सर्विस हो गया। तो इन एक्टिविटीज में हम लोग करते क्या है कि नेशनल इनकम के वैल्यू को ऐड करते हैं। तो ये एक्टिविटीज को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो मार्केट एक्टिविटीज में क्या आएगा कि कोई भी अगर कोई कार्य परफॉर्म करता है, जैसे कि कोई काम करता है प्रॉफिट के लिए या फिर उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा मार्केट एक्टिविटीज। इनमें क्या क्या होंगे, तो कुछ गुड्स का प्रोडक्शन या फिर सर्विस का प्रोडक्शन, जिसमें कि गवर्नमेंट सर्विस भी आ गया, जैसे बैंकिंग वगैरह है वो भी। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या है कि वैसा प्रोडक्शन जो कि सेल्फ कंजप्शन के लिए, यानी अपने उपयोग के लिए हम करें, मतलब उसको मार्केट में नहीं बेचना है, अपने लिए बस करें और अपना खुद ही उसको यूज कर जाएं। तो ये हो सकते हैं क्या क्या, तो कंजप्शन हो गया, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का हम प्रोसेसिंग किए अपने लिए, तो ये फिक्स्ड हम करेंगे, मतलब ज़्यादा इसका उत्पादन नहीं करेंगे, क्योंकि खुद के यूज के लिए करना है तो ये स्मॉल लेवल पे करेंगे। अब क्या कि हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन के कारण अब लेबर को भी हम लोग बांट दिए थे कि मेन का लेबर और वुमेन का लेबर जो है वो कहाँ, तो परिवार में। तो वुमेन जो है वो जनरली घरेलू काम करती हैं और मेन जो है वो कहाँ, फील्ड में। तो शकल के जो मदर है शीला, वो खाना बनाती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती हैं और घर की साफ सफाई करती है, उसके बाद अपने बच्चों का ख्याल रखती है। जबकि शकल के पिता भुट्टा करते क्या है कि खेतों में वो काम करते हैं, उसके बाद खेतों से जो अनाज उत्पन्न हुआ उसको मार्केट में ले जाकर के बेचते हैं और अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। शीला जो है उसको उसके कार्य के लिए कोई पैसे नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपने घर में काम करती है और जो कार्य होता है उसके फैमिली के लिए होता है। तो भुट्टा पैसा कमाता है और जिससे उसकी फैमिली का जो भी खर्च है वो चलता है। तो वुमेन को पेड नहीं किया जाता है जब वो अपने फैमिली के लिए कोई सर्विस डिलीवर करती है। तो हाउस होल्ड वर्क हो गया वुमेन का, उसको हम लोग नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उसको तो कोई पैसा मिल ही नहीं रहा, तो वो नेशनल इनकम हुआ कहाँ। अब गीता जो है वो विलास की मदर, वो क्या करती है कि मछली बेच करके इनकम उनका होता है। तो वो जो वुमेन है उनको अपने काम के लिए पैसा मिलता है और वो लेबर मार्केट, कब, जब वो लेबर मार्केट में इंटर करती है। तो इनका जो अर्निंग है उनको हम लोग डिटरमाइन करेंगे किस बेसिस पे, तो एजुकेशन और स्किल के बेसिस पे, यानी कि किस तरीके का उनका एजुकेशन है, कैसा उनके पास कौशल है, उस हिसाब से उनको अर्निंग होगा, उस हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। तो एजुकेशन जो है वो किसी भी इंसान के बेटर, मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही मदद करता है, और उनको पहले भी अवेलेबल, मतलब अगर पहले से अवेलेबल है तो। एजुकेशन और स्किल मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं किसी भी अर्निंग, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के अगर मार्केट में अच्छा अर्निंग अगर उसको कमाना है, मतलब अच्छा उसको पैसा कमाना है, तो उसके पास एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए और कौशल होना चाहिए, मतलब जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है उसको ज्ञान होना चाहिए। और बहुत सारे जो वुमेन हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं या फिर लो स्किल फॉर्मेशन, मतलब उनके पास बहुत कम कौशल है, उस चीज़ का बहुत कम नॉलेज है। तो इस कारण से महिलाओं को पुरुषों के कंपेयर में कम पैसा दिया जाता है, और बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो उनको जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहता, मतलब कभी भी काम से निकाल दिया जा सकता है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज जो हैं वहाँ लीगल प्रोटेक्शन भी उनको कम है। अब एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में ही देखा जाए तो ये इरेगुलर है और लो इनकम है उनका। और अगर इस सेक्टर में देखा जाए तो अब्सेंस है किस चीज़ का, तो बेसिक फैसिलिटीज, मतलब अगर इस तरीके का सेक्टर में देखा जाए तो बेसिक जो सुविधा मिलना चाहिए महिलाओं को, जैसे मैटरनिटी लीव जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, बच्चों के रख रखाव के लिए समय नहीं मिलता है, और दूसरा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी उनके लिए नहीं है। जबकि अगर देखें तो वैसी महिलाएं जो हायर एजुकेटेड हैं, जिनके पास स्किल है, वो पुरुषों के जितना ही उन्हें भी पैसा मिलता है।
और बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो टीचिंग और मेडिसिन सेक्टर उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मतलब सबसे ज़्यादा वो उस सेक्टर में जाना चाहती हैं। जबकि कुछ महिलाएं जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में भी जाती हैं और दूसरे जो जॉब के जो सर्विसेज हैं उनमें भी, और उन्हें भी हाई लेवल में भी बहुत सारी जाती हैं, जैसे कि साइंटिफिक कार्य हो गया, टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन हो गया, उसमें भी बहुत सारी महिलाएं जाती हैं। तो यहाँ अब पूछना है क्वेश्चन कि हाँ आप लोग अपने कैरियर के रूप में क्या चुनना चाहते हैं। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन है उसका क्वालिटी किस तरीके से बनाया जाए, मतलब उसके क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मेनली डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पे, यानी साक्षरता दर पे। उसके बाद जो पर्सन है उसका कैसा हेल्थ है और कैसा उसका स्किल फॉर्मेशन है, ये जो है वो किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन के क्वालिटी को बताता है, मतलब कैसा कौशल है उनमें। तो क्वालिटी जो है किसी भी पॉपुलेशन का वो डिसाइड करता है उस कंट्री के ग्रोथ रेट को। यानी अगर वहाँ के लोगों का पॉपुलेशन का क्वालिटी अच्छा रहेगा, मतलब कि वो ज़्यादा स्किल्ड रहेंगे, वो ज़्यादा लिटरेट रहेंगे, वो हेल्दी रहेंगे, तो वहाँ की कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ेगा। तो लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से किसी भी कंट्री का हम बोल सकते हैं कि वो पूंजी है। अब एजुकेशन, तो अगर शकल का एजुकेशन ही देख लिया जाए तो शुरुआती दिनों में उसे लाइफ जो था वो बोरिंग लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, इससे तो कुछ मिल नहीं रहा है, जबकि उसका दोस्त जो है वो कमा रहा था। तो बाद में चल करके इसका जो परिणाम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, तो इस टर्म में उसको क्या मिला, गुड जॉब मिला और अच्छा सैलरी मिला। तो अगर हम एजुकेशन को देखें तो शकल के ग्रोथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और ये क्या किया कि उसके लिए एक नया दरवाज़ा खोला, जिसके कारण उसको क्या हुआ कि उसके लाइफ का विकास हुआ, उसके एस्पिरेशन का डेवलपमेंट हुआ। और केवल शकल ही नहीं, एजुकेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एक सोसाइटी के भी ग्रोथ में। तो इस कारण से नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस और गवर्नेंस में भी, गवर्नेंस के एफिशिएंसी में भी इंक्रीज होता है जब लोग लिटरेट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। इस कारण से एक प्रोविजन बनाया गया कि यूनिवर्सल एक्सेस को प्रोवाइड कराने के लिए क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, खास करके लड़कियों को भी, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है वो उनको भी, और वो भी क्वालिटी वाला प्रोवाइड कराया जाए। तो इसके कारण बहुत सारे स्कूल बनाए गए, जैसे कि नवोदय विद्यालय बनाया गया हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वोकेशनल स्ट्रीम शुरू किया गया, जिसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं वो हाई स्कूल स्टूडेंट, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाने लगा हाई स्कूल के स्टूडेंट को, जो कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड था, कि उनका किस तरीके का नॉलेज है, कैसा स्किल है, मतलब उनको उस तरीके का ट्रेनिंग दिया जाता था, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग, ताकि उनको नॉलेज मिले, स्किल मिले। और एक प्लान बनाया गया जिसके कारण जो एजुकेशन पे जो खर्च होता था वो 151 करोड़ जो था फर्स्ट प्लान में, वो बढ़ करके 11th प्लान में 3766.9 करोड़ अब एजुकेशन पे खर्च होने लगा। और ये जो खर्च था एजुकेशन पे, उसका परसेंटेज जो था जीडीपी में वो 0.64% था 1951-1952 में, जो कि बढ़ करके 2015-2016 में 3.0% हो गया। और हुआ क्या कि ये अभी भी लगभग कुछ पिछले सालों से 3% ही बना हुआ है, जबकि लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर, वो 18% था 1951 में, वहाँ से बढ़कर के 74% हो गया 2010-11 में। तो लिटरेसी जो है, साक्षरता, वो केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि हर एक सिटीजन का ज़रूरत है, यदि वो चाहते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का सही से पालन करें और अपने अधिकारों का पूरा तरीके से, अधिकारों को यूज कर पाएं, उसको एंजॉय कर पाएं, तो उन्हें लिटरेट होना होगा। जबकि एक वास्ट डिफरेंस है, कुछ सेक्शन, अलग अलग सेक्शन जो है पॉपुलेशन के, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो लिटरेसी रेट जो है वो मेल का वो 16.6% हाइयर है किनके कंपैरिजन में, फीमेल के कंपैरिजन में। और यही अगर हम कंपेयर करें अर्बन एरिया और रूरल एरिया में, तो ये
16.1% हायर एजुकेशन रेट है कहाँ, लिटरेसी रेट, तो अर्बन एरिया में एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। तो 2011 में लिटरेसी रेट जो था वो वैरी करता था, केरला में 94% लिटरेसी रेट था जबकि बिहार में केवल 62%, और प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो था वो फैल करके 8.58 लाख हो गया था 2013-2014 में। और दुर्भाग्यपूर्वक बात क्या रहा कि इतना बड़ा एक्सपेंशन होने के बाद भी, मतलब स्कूल इतना सारा खुला, फिर भी जो स्कूलिंग का क्वालिटी था वो बिल्कुल पुअर रहा, और बहुत सारे जो बच्चे थे वो हाई स्कूल में जाने के बाद स्कूल छोड़ने लगे, यानी ड्रॉप आउट जो रेट था वो भी बढ़ रहा था। तो इस कारण क्या किया गया कि एक स्टेप लिया गया, एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन, जो कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको हर एक को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। तो ये 2010 में ये बनाया गया था और जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। और ये जो है वो टाइम बाउंडेड इनिशिएटिव है, यानी कि कुछ समय के लिए इनिशिएटिव ये शुरुआत किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और इनके पार्टनरशिप कौन है, तो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट भी, और साथ में कुछ कम्युनिटी के लोग भी इस गोल को प्राप्त करने में, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन के गोल को प्राप्त करने में सरकार की मदद कर रहे हैं। और इसके कारण होगा क्या कि ये ब्रिज कोर्स होगा जो कि बैक टू अ स्कूल कैंपस, यानी कि स्कूल कैंपस में फिर से वापस लौटने के लिए, और जिसके कारण हो क्या रहा है कि बहुत सारे बच्चों का इनरोलमेंट हो रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए। और मिड डे मील स्कीम भी चलाया गया ताकि बच्चे का जो अटेंडेंस है उसको इनकरेज किया जाए, उनको बढ़ाया जाए। उनको मिड डे मील अगर मिलेगा तो होगा क्या कि और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बढ़ेगा, मतलब वो स्वस्थ भी होंगे। तो ये पॉलिसी जो है जिसके कारण भारत का जो जनसंख्या है वो लिटरेट होगा। तो 12th प्लान जो था वो कंट्री का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा दिया, और जो हायर एजुकेशन का जो एज है, यानी कि 18 से 23 ईयर्स में जो लोग पढ़ते हैं, यानी हायर एजुकेशन जो लोग प्राप्त करते हैं, वो 25.2% था कब, तो 2017-18 में, और टारगेट रखा गया कि 2020-21 में इसे बढ़ा करके 30% किया जाए, जो कि वर्ल्ड एवरेज है, यानी संसार का जो एवरेज लिटरेसी रेट है किसका, तो हायर एजुकेशन का, उसके लेवल में पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है। और इसका फोकस है कि इंक्रीज करें, लोगों के पास क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, और कुछ जो करिकुलम है उनका उसमें भी मॉडिफिकेशन किया जाए स्टेट स्पेसिफिक, यानी स्टेट वाइज कुछ वोकेशनल जो कोर्स है वो शुरू किया जाए, और नेटवर्किंग का यूज करके, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके नेटवर्किंग भी उनको सिखाया जाए। और इनका प्लान जो है वो फोकस है बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन, यानी दूरस्थ शिक्षा, मतलब घर बैठे ही पढ़ाई कीजिए उस पर, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, और डिस्टेंस और आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसके कारण बहुत सारे आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुले, और डिस्टेंस एजुकेशन। तो लगभग 50 साल में हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन में, यानी हायर लर्निंग के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट बने कुछ खास क्षेत्र में। और अब टेबल से हम देखेंगे कि किस तरीके से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, तो 1950-1951 में नंबर ऑफ कॉलेज केवल 750 था, जो कि 2015-16 में बढ़ करके 41,435 हो गया। इसी तरीके से बाकी सेक्टर्स में भी बढ़ोतरी हुई है, स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं, टीचर्स भी बढ़े हैं, और नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ा है। अब आगे हम देखते हैं कि हेल्थ, तो हेल्थ किस तरीके से मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के, मतलब जो उसके जो पीपल एज रिसोर्स हैं, तो उस रिसोर्स को बढ़ाने में। तो फर्म जो है, कोई भी कंपनी वो चाहेगा कि अपना प्रॉफिट हम बढ़ाएं, और क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी जो फर्म है, कोई भी कंपनी कभी कुछ वैसे लोगों को एम्प्लॉय करेगा जो कि अपना जो काम है वो इफिशिएंटली नहीं कर पाए, क्योंकि वो हेल्दी वर्कर नहीं है, वो इल है, तो नहीं। तो हेल्थ जो है वो क्या करता है कि मदद करता है उनको अपने पोटेंशियल को रियलाइज कराने में, महसूस कराने में, और किस तरीके से उनके गुण को बताता है, उनके एबिलिटी को बताता है कि वो इलनेस से कैसे फाइट कर सकें।
जिसके कारण होता क्या है कि वो जो है वो ओवरऑल जो आउटपुट है उसको बढ़ा देते हैं, मतलब जो स्वस्थ लोग हैं वो ज़्यादा काम करेंगे और जिसके कारण जो संगठन जिसमें वो काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी ग्रोथ होगा। और इस कारण से जो हेल्थ है वो भी एक बेसिक थिंग है किसी भी लोगों का वेलबींग के लिए। तो इस कारण से इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस पॉपुलेशन हैज बीन प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि किसी भी देश के प्रायोरिटी होना चाहिए कि वहाँ का जो हेल्थ स्टेटस है, वहाँ के जनसंख्या का वो अच्छा रहे। और हमारा नेशनल पॉलिसी भी यही है कि हेल्थ केयर जो है उसमें सुधार किया जाए, फैमिली वेलफेयर में, न्यूट्रिशनल सर्विसेज में, और स्पेशल फोकस किया जाता है जो कि पिछड़े तबके के लोग हैं, जनसंख्या के जो पिछड़े तबके हैं उनको। और लगभग 5 दशक में इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। इसमें बहुत सारे जो मैन पावर हैं उनका विकास हुआ है, और प्राइमरी सेक्टर में भी, सेकेंडरी में भी और टर्शियरी सेक्टर में भी, और केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है हेल्थ सेक्टर का। अब तो बहुत सारे प्लेसेज हैं इंडिया में जहां अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, जबकि इंडिया में जो 2015-16 के हिसाब से केवल 381 मेडिकल कॉलेज कंट्री में और 301 डेंटल कॉलेज थे, जो कि अब बढ़ गए होंगे। तो जस्ट 4 स्टेट जो हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जहां सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेज हैं। तो अब हम जानेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी बेरोजगारी क्या होती है। तो शकल की मदर जो शीला है वो क्या करती है कि घर के कामों को देखती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, और घर के काम खत्म करने के बाद अपने हस्बैंड बुट्टा का जाकर के फील्ड में मदद करती है। शकल का भाई जीतू और उसकी सिस्टर सीतू जो है वो खेलने में समय बिताते हैं और इधर उधर घूमने में। तो क्या हम कह सकते हैं कि शीला या जीतू या सीतू जो है वो अनएम्प्लॉयड है, यानी बेरोजगार है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि वैसे लोग जो कि काम करने की इच्छा रखते हैं और वो चाहते हैं कि हाँ उनको वेज मिले काम के बदले, लेकिन उन्हें जॉब ही नहीं मिल पाता है, तो उन्हें हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड। शीला जो है वो काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि घर से बाहर जाकर के काम करे, वो घरेलू काम करती है। जीतू और सीतू जो है वो बहुत छोटे हैं, तो इनको हम लोग वर्क फोर्स पॉपुलेशन में काउंट नहीं करेंगे। ना ही जीतू को, ना ही सीतू को और ना ही शीला को अनएम्प्लॉयड हम कहेंगे। तो वर्क फोर्स पॉपुलेशन जो है वो कौन सा एज ग्रुप होता है? तो 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक। तो शकल का ब्रदर और सिस्टर जो हैं वो इस एज ग्रुप के नहीं है, इससे काफ़ी कम है, तो उन्हें हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। और शकल की माँ जो शीला है वो घर के लिए काम करती है, अपने फैमिली के लिए, तो इसलिए वो घर से बाहर जा कर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहती है, तो उसे भी पेमेंट नहीं मिलता है, तो इन्हें भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, यानी बेरोजगार नहीं कहेंगे। और शकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका भी एज ज़्यादा है, 59 ईयर से। तो अगर इंडिया का केस देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल और अर्बन एरिया में है, बहुत ही बड़ा समस्या है। और नेचर जो देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो रूरल और अर्बन एरिया में अलग अलग तरीके का है। अगर रूरल एरिया में देखा जाए तो सीजनल और डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि अर्बन एरिया में बहुत सारे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी जो शिक्षित लोग हैं वही बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब लोग जो हैं वो जॉब फाइंड नहीं कर पाते हैं कुछ मंथ में, मतलब बाकी मंथ में उनको काम मिलता है लेकिन कुछ मंथ में उन्हें काम नहीं मिलता है, तो हम इनको कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे लोग जो कि खेती पे डिपेंड हैं और इस टाइप का प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ता है। और जब बिजी सीजन होता है, जब सोइंग का, हार्वेस्टिंग का, यानी बीज बोना है, फसल काटना है, खरपतवार निकालना है, थ्रेसिंग करना है, तो उस समय उन्हें बहुत काम मिलता है, लेकिन कुछ महीने उन्हें कोई काम नहीं मिलता है, जो लोग कृषि पे निर्भर हैं। और डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि वैसे लोग जो कि ऐसा लगता है कि वो एम्प्लॉयड है, मतलब उनको रोजगार मिला हुआ है। और वैसे डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो खास करके एग्रीकल्चरल प्लॉट में, जहाँ वो लोग काम ढूंढते हैं। और ऐसा तब होता है जब फैमिली मेंबर ही, सारे के सारे फैमिली मेंबर किसी कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। तो वर्क जो है, अगर 5 लोग जो हैं उस काम को पूरा कर सके, लेकिन उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, तो 3 जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं। तो इन 3 लोग जो कि उसी प्लॉट पे काम कर रहे हैं,
इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन ये दे रहे हैं, तो इनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि 5 लोग के कंट्रीब्यूशन पे ही वो काम हो जाता। तो ये 3 जो है उनको, उनके प्रोडक्टिविटी को हम हटा दें, उनको डिक्लाइन कर देंगे, मतलब उनको मानेंगे ही नहीं कि इन्होंने भी कोई कार्य किया है। तो ये जो फील्ड है वो क्या कर सकता है कि 5 लोग ही फील्ड को कर सकते हैं काम, और प्रोडक्टिविटी में भी कोई डिक्लाइन नहीं होगा, मतलब उनका जो खेत में जो प्रोडक्टिविटी होना है उसमें भी कोई कमी नहीं आएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पीपल है वो उनको हम डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयड कहेंगे, जो कि मतलब उनको काम नहीं है फिर भी उस काम में लगे हुए हैं। 5 लोग ही कर सकते हैं लेकिन फिर भी 3 और है, यानी 8 मिल करके कर रहे हैं। तो इस केस में अगर अर्बन में देखा जाए तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही कॉमन फिनोमेनन है, यानी कि जो लोग शिक्षित हैं वो, और बहुत सारे युवा जो हैं वो मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले लिए हैं लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। और एक स्टडी शो करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू मैट्रिकुलेट्स, यानी जो मैट्रिक पास है वो उनको जॉब मिल जा रहा है लेकिन जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है उनको नहीं मिल पा रहा है। और इस कारण एक पैराडॉक्सियल मैन पावर का सिचुएशन बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो मैन पावर है लेकिन वो एक क्षेत्र में है, मतलब जो दूसरे क्षेत्र में मैन पावर की कमी हो रही है, जबकि एक क्षेत्र में मैन पावर है लेकिन उसे जॉब ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट है टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन के बीच में, जो कि एक हाथ में, मतलब कुछ लोगों के हाथ में आ गया। और जिसके कारण हो क्या रहा है, अब ये जो लोग हैं इनमें टेक्निकल स्किल की कमी है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो टेक्निकल स्किल की कमी होने के कारण ही ये अभी अनएम्प्लॉयड है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैन पावर रिसोर्स का वेस्टेज है, मतलब मैन पावर जो रिसोर्स है उसको वो बेकार कर रहा है, मतलब वो कुछ यूज हो ही नहीं पा रहा है। और जो लोग हैं वो किसी भी इकोनॉमी के लिए, यानी किसी भी कंट्री के लिए जो पूंजी है अब उसी पे वो बदल करके बोझ होते जा रहे हैं, यानी किसी भी कंट्री के लिए वो बोझ होते जा रहे हैं। और ख़ास करके युवा जो हैं वो आशाहीन हो रहे हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। और जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो उनके पास अधिक पैसा हो ताकि वो अपने फैमिली का सपोर्ट कर पाएँ, लेकिन एजुकेटेड पीपल अपने काम का इच्छा रखते हुए भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है और वो इनेबल हैं अपने फैमिली को सपोर्ट करने में, जिसके कारण समाज का भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है क्योंकि समाज में एजुकेटेड लोग हैं और वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके कारण इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ते जा रहा है। इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ने का मतलब कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं यानी बेरोजगार जो लोग हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन पे अपना डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं, मतलब उन्हीं पे वो निर्भर हो रहे हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है किसी भी इंडिविजुअल का या फिर किसी भी सोसाइटी का वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है इनके कारण। तो यदि जो फैमिली है अगर इस तरीके के कंडीशन में अगर जी रही है तो उनके हेल्थ स्टेटस में भी गिरावट आएगा और स्कूल सिस्टम से भी बहुत जो लोग हैं वो विड्रॉल कर देंगे, मतलब वो पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि क्या हो रहा है कि उनको नौकरी मिल ही नहीं रहा है। तो इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ओवरऑल जो ग्रोथ है इकोनॉमी का उसको अफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है। और अगर बेरोजगारी इसी तरीके से बढ़ता रहे तो वो कंट्री को या किसी भी इकोनॉमी के गिरावट का कारण हो सकता है, सूचक हो सकता है। और जो रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स उसका वेस्टेज हो रहा है, जिसके कारण जो लोग हैं उनको क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इस कारण से इस रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। यदि जो लोग हैं वो लिएबिलिटी बन जाए, मतलब किसी भी इकोनॉमी के लिए नेचुरली वो क्या हो कि लिएबल हो जाए, उस इकोनॉमी पे बोझ बन जाए। जैसे कि अगर इंडिया का केस देखा जाए तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ही लो है अगर स्टैटिकल देखा जाए यानी ग्राफ से देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत कम पैसा कमाते हैं, वो बहुत ही कम प्रोडक्टिव हैं, फिर भी उनको माना जाता है कि हाँ उनके पास रोजगार है, मतलब कुछ भी पकौड़ा भी छान रहा है तो हाँ उसके पास रोजगार है, या फिर कुछ भी कर रहा है तो हाँ रोजगार है। और ऐसा अपीयर होता है कि पूरे कंट्री में, मतलब पूरे साल में उनके पास जितना पोटेंशियल है और जो इनकम है वो बहुत कम है,
मतलब पर्याप्त नहीं है जितना उनको होना चाहिए, और वो चाहते हैं कि कोई दूसरा कार्य करें, लेकिन वो दूसरा कार्य भी नहीं कर पाते अपने इच्छा के अनुसार। और खास करके इस तरीके में कौन लोग जुड़े हुए हैं, तो जो गरीब लोग हैं वो अपने इच्छा का कार्य नहीं कर पाते हैं, वो बहुत सारे दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं और उनका अर्निंग जो है वो धीरे धीरे वो घटते जा रहा है। अब देखा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में, यानी प्राइमरी सेक्टर में जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, यानी स्वरोजगार। और पूरा फैमिली जो है वो अपने फील्ड की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि सभी की जरूरत नहीं है, फिर भी सभी लोग लगे हुए हैं, और ये डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। जबकि पूरा जो फैमिली है, अगर देखा जाए हर एक का हिस्सा, तो बहुत कम है जितना कि वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और शेयरिंग का कंसेप्ट अगर देखेंगे तो प्रोड्यूस जो है वो बढ़ते जा रहा है, हार्डशिप जो है अनएम्प्लॉयमेंट का रूरल सेक्टर में वो बढ़ते जा रहा है, और जिसके कारण वो गरीबी भी बढ़ते जा रहा है, मतलब लोग जुड़े हुए हैं लेकिन उनका गरीबी जो है वो बढ़ते जा रहा है। इस कारण बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ करके और काम की तलाश में माइग्रेट करके दूसरे जगह जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि 3 सेक्टर जो हम लोग डिस्कस किए थे एम्प्लॉयमेंट का, उसको तो एग्रीकल्चर जो है जहां सबसे ज़्यादा लेबर का ज़रूरत होता है, और रिसेंट ईयर में हुआ क्या कि इनमें भी लोगों का जो पॉपुलेशन का डिपेंडेंस जो था वो उसमें गिरावट आया। तो क्योंकि डिसगस्ड एम्प्लॉयमेंट के कारण। तो कुछ जो सरप्लस लेबर थे एग्रीकल्चर में, जो अधिक लेबर थे, वो मूव कर गए सेकेंडरी सेक्टर में और या फिर टर्शियरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर में वो लोग स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, बहुत सारे लेबर, मतलब वहाँ पे बहुत सारा लेबर का ज़रूरत होता है, तो वहाँ वो लगे हुए हैं। और टर्शियरी सेक्टर में देखा जाए तो बहुत सारे नए सेवा आए हैं, नए सर्विसेज आए हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी हो गया, अभी हम लोग देख सकते हैं कुरियर का सेवा है, या फिर कोई चीज़ होम डिलीवरी का सेवा है, ये भी सर्विस सेक्टर का ही है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ लोगों का कहानी। तो एक गाँव का स्टोरी है जहाँ बहुत सारे फैमिली रहते हैं और हर एक के पास इतना, मतलब वो लोग कमाते हैं, इतना वो कर पाते हैं कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, और हर एक फैमिली की ज़रूरत पूरी हो रही है, उनके कपड़ों को लेकर के, उनके बच्चों का पढ़ाई हो रहा है। और एक फैमिली डिसाइड करता है कि अपने बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजें, और नज़दीक का जो एग्रीकल्चर कॉलेज था उसमें एडमिशन भी हो जाता है। और कुछ समय बाद वो क्वालिफाइड होकर के एग्रो इंजीनियर बन करके वापस लौटता है गाँव में, और वो बहुत ही क्रिएटिव रहता है। तो वो करता क्या है कि एक इम्प्रूव्ड टाइप का हल बनाता है, और जिसके मदद से उसके खेतों में जो गेहूं का उत्पादन हो रहा था वो अब ज़्यादा होने लगता है। तो एक नया जॉब निकल के आया गांव में ही, एग्रो इंजीनियर का, जो कि गांव में ही बना, और गांव के लोग ही उसमें मतलब फील्ड हो गए, मतलब गांव का ही वो क्रिएट हुआ वो जॉब, और गांव का ही आदमी उस जॉब को कर रहा है। अब फैमिली और विलेज जो थे वो अब जो अधिक जो हो रहा था, जो फसल वगैरह, उसको बेच रहे थे अगल बगल वाले गाँव में, और गुड प्रॉफिट कमा रहे थे, अच्छे प्रॉफिट, और वो जो प्रॉफिट था वो आपस में बांट लेते थे। इस सक्सेस से इंस्पायर होकर के बहुत सारे फैमिली जो गांव के थे, उन्होंने गांव में मीटिंग बुलाया, और सब लोग चाहते थे कि उनके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए उन्होंने पंचायत से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ एक स्कूल खोला जाए। और पंचायत ने भी उनकी बातों को माना, और उसके बाद पंचायत सरकार की मदद से गांव में एक स्कूल खोला, और एक टीचर को रिक्वायर्ड किया गया पास के नगर से, और सभी बच्चे अब गांव के भी स्कूल में जाने लगे, सभी पढ़ने लगे। और एक फैमिली ने अपने बेटी को टेलरिंग का ट्रेनिंग दिया, और वो गांव में ही क्लॉथ स्टिचिंग करना शुरू कर दी। तो जितने भी फैमिली थे गांव के, अब सभी लोग चाहते थे कि उससे कपड़े खरीदें, क्योंकि वो कपड़ा अच्छा से सिला हुआ रहता था। अब एक नया जॉब गांव में ही क्रिएट हुआ टेलर का, और जो कि गांव के लोग ही फील कर लिए। तो दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट आया। और अब जो किसानों का जो समय बीतता था, दूर जाते थे कपड़े खरीदने के लिए, अब वो समय बचने लगा। तो गाँव जो किसान थे वो अपने खेतों में ज़्यादा समय देने लगे, जिसके कारण वो लोग अब और समृद्ध होने लगे। तो फार्मर जो थे
वो अब जितना कंज्यूम करते थे उससे ज़्यादा उत्पादन करने लगे, तो जो ज़्यादा उत्पादन होता था उसको गांव के मार्केट में बेचते थे। तो समय के साथ क्या हुआ कि गांव में पहले कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं था, अब उसका शुरुआत हुआ, अब जैसे कैसे तो टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर और भी बहुत कुछ। और ये जो स्टोरी है वो सिंपल एक विलेज का है जहाँ की ह्यूमन कैपिटल जो है उसका किस तरीके से विकास हो रहा है और कैसे ये मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ जो स्टोरी था आपका वो समाप्त होता है, इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर था ह्यूमन एज ए रिसोर्स। तो धन्यवाद।